वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा CIS के ऊपर सेकंड सेशन है। जो पिछला सेशन हमने किया था, जो पहला CIS के ऊपर सेशन था, उसके ऊपर हमने बहुत बेसिक बात किया था CIS का, कि इसका डैशबोर्ड कैसे होना चाहिए, इसमें लॉगिन कैसे होना चाहिए। हमने थोड़ी सी बात इसके होम में जाके ये कॉन्फ़िगर, एस्टैब्लिशमेंट, यूजर मेन्यू, मास्टर यूनिफिकेशन, एडमिन मेन्यू, ये सारा हमने बताया था। डैशबोर्ड बताया था। फिर डैशबोर्ड में हमने आपको सर्च मेन्यू के बारे में बात किया था। सोहन, एक बार डैशबोर्ड दिखाना। सर्च मेन्यू में बात किया था, जो CIS का गूगल है, जिसमें आप काम कर सकते हैं। क्यू मेन्यू में हमने बहुत डिटेल में बात किया था। सिक्योरिटी के कारण और वर्क प्रोफाइल के कारण हमने यूजर्स को डिफरेंट पावर्स दी हुई हैं, डिफरेंट एडमिन पावर्स दी हुई है, काम करने की पावर दी हुई है। जैसे रीडर का काम एलमद नहीं कर सकता, तो एलमद का काम रीडर नहीं कर सकता। तो एलमद की अपनी पावर्स है, रीडर्स की अपनी पावर्स है। सिमिलरली स्टेनो का काम रीडर नहीं कर सकता, रीडर का काम स्टेनो नहीं कर सकता, तो स्टेनो को अपनी अलग पावर दी गई है। इसके अलावा जो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उनके पास एडमिन की पावर है। अपनी कोर्ट को लेके वो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, वो सारी पावर्स उनको दी गई हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क प्रोफाइल के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हमने दी है। CIS में अगर आपने डैशबोर्ड को थोड़ा समझ लिया, उसको कंट्रोल कर लिया, और आपको अगर सर्च बार के बारे में समझ आ गया, तो आप समझे आपको 25 to 30% CIS समझ आ जाता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले उसके, मैंने पिछली बार बताया था, एक एक बटन को जानने की जरूरत होती है। तो जब भी आप CIS पे काम करें, और ये आप स्पेशली डमी सर्वर्स पे करें, लाइव मत करें, तो जाने कि इसके एक एक बटन पे क्या क्या फैसिलिटी दी हुई है, उसको हम क्लिक करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट आएगा। हमारे साथ सोहन है। सोहन हमारे सिप्सा सेशन डिवीजन के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सिस्टम ऑफिसर हैं, और आज वो आपको CIS की और बारीकियों के बारे में बताएंगे, जैसे कि फाइलिंग कैसे होती है, ऑब्जेक्शंस कैसे होते हैं, एलोकेशन, रजिस्ट्रेशन, कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कोर्ट इवेंट्स। आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा कि जुडिशियल सुविधा सेंटर में फाइलिंग होती है, एलोकेशन फिर आपके सीनियर सब जज या आपके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या आपके CGM करते हैं, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपके एलमद करते हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले का स्टेप ऑब्जेक्शन का होता है, वो हमारे रीडर उसको रिमूव करते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो हमारे रीडर करते हैं। यू बीइंग इन द सीट ऑफ एलमद, आपके लिए रीडर के फंक्शन जानना जरूरी है। जो हमारे अहमद की सीट पे नहीं बैठे हैं, जो हमारे कॉपिस्ट हैं या हमारे दूसरे ब्रांचेस में बैठे हैं, उनको भी CIS की बेसिक जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो मैं सोहन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस सीरीज को आगे चलाएं। CIS में जो मैं हर बार कहती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैंने देखा है कि हमारे जो रीडर हैं, हमारे अहमद है, मैंने अपने वीडियोस में भी बताया है कि क्रॉस में बंद करके अपने CIS को बंद कर देंगे। तो हमने क्रॉस से, क्लोज से हमने इसको बंद नहीं करना है, हमने हमेशा इसको लॉग आउट करना है। ये हमेशा दिमाग में एक बात हमने रखनी है कि जब भी हमारा CIS का काम खत्म हुआ, हमने इसको हमेशा लॉग आउट करना है। तो अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सोहन को रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका सेशन आगे लेके जाए, और मैं सोहन को ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रोसेसेस कैसे निकालते हैं उसके ऊपर ज्यादा टाइम ले, और ये बात भी जरूर बताएं कि हमने ड्राफ्ट प्रोसेस नहीं निकालना है, हमने उन प्रोसेस को पब्लिश करना है, राइट। तो सोहन, आप यहाँ से कंटिन्यू करें प्लीज। ओके मैम, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सोहन है, मैं सिस्टम ऑफिसर सिरसा में काम करता हूँ। आज जैसा कि मैम ने बताया, आपको फाइलिंग और CIS के कुछ ऐसे फीचर्स आपको बताएंगे जिससे आपका काम इजी होगा। तो पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में रूल एंड ऑर्डर्स के हिसाब से आपने अभी पीछे देखा होगा पिछले लेक्चर्स में कि कैसे आपकी सिविल केसेस की जर्नी होती है। पहले फाइलिंग होती है, देन फिर एलोकेशन होती है,
फिर उसके ऑब्जेक्शन रिमूव किए जाते हैं, देन फिर केस रजिस्टर्ड किया जाता है। इसी तरह क्रिमिनल केसेस भी आपके जैसे पुलिस चलान हैं या प्राइवेट कंप्लेंट्स हैं, वो आपकी सुविधा के अंदर में फाइल होते हैं, देन उसको एलोकेशन किया जाता है पुलिस स्टेशन वाइज, फिर उसके ऑब्जेक्शन रिमूव करके उनको रजिस्टर किया जाता है। तो आज ये चीजें हम सारी प्रैक्टिकली देखेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं फाइलिंग काउंटर। फाइलिंग काउंटर पे आप देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे 3 ऑप्शन है, सिविल, क्रिमिनल और केवियट फाइलिंग। सिविल पे क्लिक करके आपको सभी सिविल केसेस की कैटेगरी सारी शो हो जाएंगी। यहाँ पे जो भी सुटेबल कैटेगरी है उस केस की, आप वो कैटेगरी को सिलेक्ट करके केस को फाइल कर सकते हैं। इसी तरह क्रिमिनल रेडियो बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे क्रिमिनल कैटेगरी के केसेस की कैटेगरी नजर आएंगी। इसी तरह केवियट फाइलिंग है। अभी तक उम्मीद करता हूँ कि आपने केवियट फाइलिंग के बारे में भी केवियट क्या होती है ये आपको पता होगा। केवियट वो है, ये फाइल आती है सुविधा केंद्र पे जिसमें ये बताया केवियटी ये रिक्वेस्ट करता है कोर्ट को कि अगर उसके ऊपर कोई कल को केस आता है तो उसको नोटिस दिए बगैर उसकी प्रोसीडिंग ना की जाए। तो जो भी केवियट हम फाइल करेंगे एज पर रूल्स उसकी वैलिडिटी 90 दिन की होती है। 90 दिन के बाद वो अपने आप ऑटो डिलीट हो जाती है, उसकी वैल्यू नहीं रहती है। अगर उसके बाद कोई केस आएगा तो वो केवियट को नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम सिविल केस देखते हैं। एक सिविल केस फाइल करते हैं, फाइलिंग करके फिर उसकी एलोकेशन करेंगे, ऑब्जेक्शन रिमूव करेंगे, फिर उसको रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स है हम वो प्रोसीडिंग करेंगे। तो ये मैंने एक सिविल केस जैसे सिविल सूट है ये फाइल करने जा रहा हूँ। राजकुमार, यहाँ पे प्लेंटिफ का नाम आएगा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आप यहाँ से आप ऑर्गेनाइजेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई बैंक है या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफिस है। अगर इंडिविजुअल पार्टी है तो इस पे चेक नहीं लगाएंगे, हम सीधा उसका नाम टाइप करेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा पिटिशनर काउंट है। यहाँ पे सुविधा केंद्र पे जो आपका फाइलिंग क्लर्क है उसको ये बताना होता है कि प्लेंटिफ साइड कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है। अगर 2 पार्टी हैं तो एक का नाम तो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, दूसरे को हम एक्स्ट्रा काउंट में मेंशन कर देंगे। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन करते हैं तो जब कोर्ट में फाइल रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगी तो वहां पे कंसर्न एलिमेंट को ये नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर एक्स्ट्रा पार्टीज कितनी और उसने एंटर करनी है। अगर हमने यहाँ पे कुछ नंबर मेंशन कर दिया है तो ऑटोमेटिकली जब वो केस रजिस्टर करेगा, आगे मैं आपको बताऊंगा, तो उसको वो पार्टीज एंटर किए बगैर वो आगे केस को बढ़ा नहीं सकता, यानी कि उसको रजिस्टर नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक काउंट डाला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एज है। अब यहाँ पे आप एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे कुछ फील्ड हैं जिनके ऊपर कंपल्सरी के लिए रेड कलर में स्टार मार्क किया हुआ है। ये आपके कंपल्सरी फील्ड्स हैं जिनको डालना जरूरी है। अगर इनकी इंफॉर्मेशन आप सिस्टम को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपका केस फाइल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास, जैसे यहाँ पे मैंने राजकुमार फॉर एग्जांपल डाला है, आपके पास फाइल पे राजकुमार का मोबाइल नंबर है तो आपको वो एंटर करना है। अगर मोबाइल नंबर आपका कंपल्सरी फील्ड नहीं है और फाइल के ऊपर वो डॉक्यूमेंट या आपके पास उसका इंफॉर्मेशन है तो आपको ये डालना जरूरी है। इसी तरह अगर आपके पास राजकुमार की ईमेल आईडी है, वो अगर फाइल में एग्जिस्ट करती है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको
सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करना जरूरी है। फिर देन उसका हम जेंडर, और फिर आ जाता है यहाँ पे अगर पार्टी इन पर्सन अपना केस प्रोसीड करना चाहती है तो यहाँ पे हम जैसे ही इन पर्सन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एडवोकेट का नाम अब शो नहीं करेगा। अगर उसने कोई एडवोकेट हायर किया हुआ है तो फिर ये अनचेक रहेगा। यहाँ पे हम फिर एडवोकेट का, कंसर्न एडवोकेट का एनरोलमेंट नंबर से नाम फीड करेंगे। यहाँ पे भी एक गौर करने वाली बात ये है कि जब आप, इसको मैं दोबारा से रीसेट करता हूं, यहाँ पे हम सीधा RS आपके लिखेंगे, ये भी नाम आपका फीड हो गया है। लेकिन इससे क्या फर्क है कि यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर इसने पिक नहीं किया है। तो आपके बार में जितने भी मैक्सिमम एडवोकेट्स हैं उन सभी के बार एनरोलमेंट नंबर हमने सॉफ्टवेयर में फीड कर रखे हैं। तो आप जब भी कभी एडवोकेट का नाम सॉफ्टवेयर में किसी केस में फेच करना है तो उसके एनरोलमेंट नंबर से फेच कीजिए। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा कि जो भी कंसर्न एडवोकेट है उसके पास उस केस के डिफरेंट इंटरवल पे जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं केसेस की, उसके SMS द्वारा उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि उनका केस अब कौन सी स्टेज पे है। अगर आज जैसे केस फाइल हुआ है तो आज शाम को उनके पास एक फाइलिंग का मैसेज चला जाएगा कि आपका इस नंबर पे केस इस एस्टेब्लिशमेंट पे इस नंबर पे फाइल हो चुका है। जब उस केस की एलोकेशन होगी तो एलोकेशन का मैसेज उनको डिलीवर हो जाएगा। इसी तरह जब केस कोर्ट में रजिस्टर्ड किया जाएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो जनरेट होगा वो SMS के द्वारा उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे उनको पता चल जाएगा कि उनका किस कोर्ट के अंदर केस इस नंबर पे रजिस्टर्ड हो चुका है, जो कि वो अपनी मोबाइल ऐप में लेटर स्टेज पे उसको चेक करके अपनी डायरी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये खास ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने एनरोलमेंट के साथ ही एडवोकेट का नाम डालना है। इसी तरह जब हम डिफेंडेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपने डिफेंडेंट का नाम देना है। जैसे हमने राम कुमार दे दिया यहाँ पे। अगर डिफेंडेंट साइड आपके 3 डिफेंडेंट है, सपोज करो 3 है, तो आपने एक राम कुमार का नाम तो यहाँ मेंशन कर दिया, आप एक्स्ट्रा में 2 और काउंट बता देंगे। यहाँ पे हो सकता है कि फाइल के ऊपर राम कुमार की एज हो ना हो, अगर है तो आपने इसमें एंटर करनी है, अदरवाइज आप ये छोड़ सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज मैं और बताना भूल गया आपको कि यहाँ पे आप देखें केस के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे उसमें उसका एड्रेस होगा, पार्टी का फादर नेम होगा, और पार्टी के कुछ और पर्टिकुलर पासपोर्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर, या और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन आपकी फाइल के ऊपर हो सकती है। लेकिन आप यहाँ पे इस फॉर्म में देख रहे हैं कि इसमें बहुत सी लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है। इस पे आपको सिर्फ उसका नाम डालना है, एडवोकेट का नाम डालना है, एज, फोन नंबर, ईमेल आईडी डालना है। ये इस पर्पज के लिए रखा गया है कि फाइलिंग काउंटर जो पहला चेक है जहाँ पे हम केस फाइल करते हैं, वहां पे सिर्फ ओनली और ओनली केस की बेसिक इंफॉर्मेशन डाली जाती है, जो कि एक CNR नंबर को या एक फाइलिंग नंबर लगाने के लिए जरूरी होती है। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन बच जाती है, जैसे पार्टी का एड्रेस है, पार्टी का फादर नेम है, या उसका अल्टरनेटिव एड्रेस, वो आप जब केस रजिस्टर्ड करेंगे वहां से कोर्ट का अलमद एंटर करेगा, उसको आगे आपको बताऊंगा मैं। तो अमन जी स्क्रीन नजर आ रही है ना? एनी साइट? हाँ जी सर, हाँ जी आ रही है। ठीक है सर, थैंक यू। अब यहाँ पे आप देखेंगे हाइड पार्टी का ऑप्शन आ रहा है। अब एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डायरेक्शन के हिसाब से कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें केसेस के जो पार्टी नेम है वो हाइड रखने होते हैं। जैसे कि जितने भी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड केसेस हैं उनके अंदर पार्टी का नाम शो नहीं किया जाता, या वुमेन से रिलेटेड, चिल्ड्रन से रिलेटेड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के केसेस, या ऐसा कोई केस
जिसके अंदर जज साहब ने ऑर्डर किया है कि इसकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली शो नहीं होनी चाहिए, तो उन केसेस के अंदर आप हाइड पार्टी का नेम हाइड रखेंगे। तो उसको कैसे करते हैं, ये आप फाइलिंग काउंटर पे भी कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि ये किस नेचर का केस है और इसका पार्टी नेम हमें हाइड रखना है, तो आप यहाँ पे टिक लगा के इस केस को फाइल कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जब ये पब्लिक पोर्टल पे इंफॉर्मेशन जाएगी एनजेडीजी पे, तो वहां पे इस पार्टी का नाम आपको शो नहीं होगा, वहां पे क्रॉस नजर आएगा। जैसे सिविल सूट के अंदर हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पे आपका कोर्ट फीस आता है, जैसे मान लो 25 रुपीज है। यहाँ पे अर्जेंट केस, अगर ये अर्जेंट नेचर का केस है, जैसे एमपी एमएलए या कोई भी और अर्जेंट कैटेगरी का केस है, तो आप यहाँ से इसको अर्जेंट भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपका रिलीफ क्लेम एंटर होगा, आप रिलीफ क्लेम एंटर भी कर सकते हैं फाइल से देख के, और कुछ रिलीफ क्लेम के टेम्पलेट्स जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोवाइडेड हैं, आप उनको भी यूज करके केस की फाइलिंग कर सकते हैं। एक छोटा फॉर्मेट आ गया। इसके बाद जो एडवोकेट्स ने प्रेयर करी है, फाइल के ऊपर रिलीफ क्लेम है, वो आप टाइप कर देंगे। तो भी है, ठीक है। ये आपका कॉज ऑफ एक्शन है, यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन लिखा जाता है जो भी जिस पर्टिकुलर मैटर के अगेंस्ट ये केस आपका बन रहा है, तो यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन आता है। अब यहाँ पे आपका आएगा एक्ट सेक्शन, भी ये किस एक्ट और सेक्शन के अंदर ये केस आपका रजिस्टर्ड होगा। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल केसेस के अंदर तो ये आपको एक्ट और सेक्शन क्लियरली पता चल जाते हैं, लेकिन सिविल के अंदर क्या है, सिविल के अंदर आपको सिंपल प्रेयर मेंशन की होती है। तो आप सीपीसी के अकॉर्डिंग जो भी उसकी बनती है, जैसे मान लो ये 39 के अंदर आया है, ट्रांसफर ऑफ डिक्री है, तो आपने ये 39 लिखना है। अगर ये 39 रूल 1 के अंदर है, तो आपने पॉइंट 1 करके इसको टाइप करना है। तो इसके अंदर ये देखिए आपका केस का जो सेक्शन की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, तो आप इसको इस तरह से फैच करेंगे। जो आप यहाँ पे सूट फॉर डिक्लेरेशन या सूट फॉर पोजेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये चीज मेंशन करते हो, वो गलत है। आप प्रॉपर इसके अंदर जो उसके सब रूल्स हैं या सब रूल्स हैं, वो मेंशन कीजिए। अगर कोई इसके साथ और एक्ट है, तो हम मोर एक्ट्स में जाके उसको भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर ये एक्ट आपका गलती से डल गया है, इसको मूव करना है, तो आप नीचे से मूव भी कर सकते हैं। तो इसको मैं सबमिट करने जा रहा हूं। जैसे मैंने इसको सबमिट किया, ये आपने देखा भी होगा अभी तक आपने फाइलिंग काउंटर पे, यहाँ पे आपको एक फाइलिंग नंबर मिला और एक सीएनआर नंबर मिला है। सीएनआर नंबर आपको पहले भी बताया गया है, मैं दोबारा से फिर डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये 16 डिजिट का एक यूनिक नंबर है, जो इस केस का कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो इसके जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं, फर्स्ट 2 कैरेक्टर हैं, वो आपके रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, जैसे एचआर यहाँ पे हरियाणा है। नेक्स्ट 2 आपके रिप्रेजेंट करेंगे डिस्ट्रिक्ट को, जैसे ये सिरसा का केस है, तो ऐसा ही इस केस में आएगा। नेक्स्ट 2 केसेस जो हैं, सॉरी नेक्स्ट 2 डिजिट आपके जो हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के हैं। ये केस हरियाणा में सिरसा का है, और नेक्स्ट भी ये कौन सी इस्टेब्लिशमेंट से बिलोंग करता है। जैसे ये 01 है, तो ऑटोमेटिक ये हरियाणा में सिरसा में कोई सेशन कोर्ट का केस है। आगे जो 6 डिजिट हैं, वो आपके रिप्रेजेंट करते हैं फाइलिंग नंबर को, और लास्ट में जो 4 डिजिट हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं ईयर को, किस के ईयर में ये केस फाइल हुआ है। तो एक तो आप एसएमएस के द्वारा
ये इंफॉर्मेशन एडवोकेट को मिल जाएगी कि उसका केस किस नंबर पे आज फाइलिंग काउंटर से रजिस्टर्ड हुआ है, सॉरी फाइल हुआ है। और अगर आप चाहें तो इसकी एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी प्रोवाइड कर सकते हैं सुविधा के अंदर से। ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप इस तरह की रहती है। ये QR कोड को ई कोर्ट्स ऐप में स्कैन करके लेटर स्टेज पे कभी भी इस केस को सर्च किया जा सकता है। ये तो हो गया केस की फाइलिंग। अब चलते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे फाइलिंग काउंटर पे ही केस डाटा एंट्री का ऑप्शन है। तो अगर सुविधा केंद्र पे अगर आपके पास ऐसा टाइम है कि आप उसकी केस की बाकी इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं, वैसे ये आईकॉन रूल एंड ऑर्डर्स में ये कोर्ट के अंदर फीड करनी होती है। अगर फाइलिंग काउंटर पे अगर आपके पास टाइम है, आप ये इंफॉर्मेशन फैच कर सकते हैं, आपके फाइलिंग काउंटर के क्लर्क इसको फीड कर सकते हैं। तो ये यहाँ से भी की जा सकती है केस डाटा एंट्री। तो यहाँ पे ये जो केस रजिस्ट्रेशन के जितने कॉलम्स हैं वो सारे के सारे ओपन हो जाते हैं। इन टैब्स के अंदर जा जाके आप इस केस की जो बाकी इंफॉर्मेशन रह गई है वो आप फीड कर सकते हैं। अगर आपके पास, क्योंकि फाइलिंग काउंटर पे टाइम बाउंड आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक फाइल्स सेशन जज साहब की या सिविल जज सीनियर डिवीजन के आगे पुटअप करनी होती हैं, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिंपली केस फाइल करके और केस कोर्ट को एलोकेट कर देते हैं, क्योंकि कोर्ट में जाके केस को आगे पार्टी को अपीयर भी होना होता है। अगर ये आप डाटा एंट्री यहाँ करने बैठ गए और उधर से आपका टाइम कोर्ट से निकल गया है तो आपका केस कोर्ट में पुटअप नहीं होगा उस टाइम में, जिससे क्या है कि पार्टी आपकी कंप्लेंट भी कर सकती है या ये उनको परेशानी आ सकती है कि उनको नेक्स्ट डे कोर्ट में पार्टी को पेश करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे डाटा एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो आप ये केस के रजिस्ट्रेशन के वक्त भी कर सकते हैं। अब ये केस की फाइलिंग हो गई है। फाइलिंग के बाद हम इस केस को करेंगे एलोकेशन। एलोकेशन में देखते हैं सबसे पहले है इंडिविजुअल केस एलोकेशन। इसके अंदर जब हम सिविल सूट 1775 ये देखिए, यहाँ पे इस एस्टैब्लिशमेंट में जितने भी जज साहब हैं उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। उसके आगे एक आपको टोटल इस कोर्ट के अंदर, पर्टिकुलर किस कोर्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ केस कितने पेंडिंग है, जैसे इस एस्टैब्लिशमेंट में नजर आ रहा है कि सेशंस कोर्ट में हमारे पास 1471 केस पेंडिंग है। ये आपको हेल्प करता है कि जब आप केस की एलोकेशन कर रहे हैं और आप इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये आपको शो करेगा कि इस जो कैटेगरी को आप एलोकेट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे मैं सिविल सूट एलोकेट कर रहा हूं, तो इस नेचर के कितने ऑलरेडी केस पहले उस कोर्ट में पेंडिंग है जिनकी ऑलरेडी सुनवाई चल रही है। तो अगर, और ये कुछ देखेंगे आप, इसमें 2 कोर्ट हैं जिसके अंदर इन केसेस की कैटेगरी बिल्कुल 0 है, कोई केस पेंडिंग नहीं है। तो ये आपकी वो स्पेशल कोर्ट्स हैं जो, जैसे ये पोक्सो है और ये NDPS है, तो इसमें सिविल सूट की जुडिक्शन नहीं बनती, तो ये केस वहां पे मार्क नहीं होंगे। तो यहीं से हमें पता चल गया कि हमें, जैसे अब इस जज साहब के पास ये ऑलरेडी 2 केस हैं तो हम यहाँ एलोकेट कर देते हैं। सबमिट हो गया। सबमिट करने से पहले मैं बाकी ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक दूसरा टैब है लिस्ट ऑफ केसेस। जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये आपको लिस्ट देगा। उसमें इंडिविजुअल में क्या था, आपको मैनुअली खुद नंबर डालना था, यहाँ पे आपको ये एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा। देन उसके बाद आप केस को एलोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिर बल्क एलोकेशन। बल्क एलोकेशन में क्या है कि अब आपको केस की पेंडेंसी, जो कोर्ट में पेंडेंसी है या उस कैटेगरी की पेंडेंसी है, वो शो नहीं करेगा। आप केस सेलेक्ट कीजिए, पहले कोर्ट सेलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद जो जो केस है, जैसे अब मेरे पास अभी यहाँ पे 1 केस शो हो रहा है, तो अगर और भी केसेस मेरे पास हैं तो मैं इनमें से, मान लो मेरे पास यहाँ पे अगर 10 केस होते तो उनमें से मैंने 2 केस किए हैं, तो 2 केसों पे टिक करके मैं
वो केसेस इस कोड में एलोकेट कर देता। इसी तरह फर्दर मैं दूसरी कोड सेलेक्ट करता और बाकी बचे केसेस जो भी हो जैसा आपने या असाइन करे हैं उसी तरह से उनको टिक करके सबमिट कर देता। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम एक केस फीड कर रहे हैं, ये मैंने कोड नंबर 25। अब नेक्स्ट ऑप्शन है चेक एलोकेशन। चेक एलोकेशन में हम चेक करेंगे कि इस कैटेगरी के आपने चेक करना हो भी ये स्लिप आपने प्रिंट निकाल के जैसा आपके आगे पुटअप करनी हो उनकी हेल्प के लिए कि कौन सी कैटेगरी के कितने कितने केस कौन सी कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो जो उनको हेल्प करेगा जब वो मार्किंग कर रहे हैं केसेस की। ये मॉडिफाई एलोकेशन है। इसमें कोई केस अगर गलती से किसी दूसरी कोर्ट को आपने एलोकेट कर दिया है जिसमें वो नहीं जाना था तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तब तक मॉडिफाई हो सकता है अगर ये केस रजिस्टर्ड भी हो गया और इसकी एक प्रोसीडिंग नहीं हुई है तो आप केस की एलोकेशन की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर कोर्ट में केस रजिस्टर्ड हो गया और रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको आगे उसकी प्रोसीडिंग कर दी, एक डेट लगा दी है, तो उसके बाद इसकी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। ठीक है, सपोज करो मैंने इस कोड में डालना था, गलती से मैंने 25 नंबर कोड में डाल दिया, तो ये मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। रैंडम एलोकेशन हम यूज नहीं करते हैं। इसके लिए क्या है, अगर स्पेसिफिकली जैसा आप ऑर्डर कर दें तो सिस्टम ऑटोमेटिकली रैंडमली पेंडेंसी के अकॉर्डिंग ये केसेस को एलोकेट कर देता है डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में। इसी तरह इसकी फिर रिपोर्ट्स बनती हैं, ये आप इनको एक्सप्लोर कर लीजिए, ये आपकी हेल्प करेंगी। जैसे ये एक पहली रिपोर्ट है फाइलिंग से रिलेटेड, तो सिविल नेचर के आज की डेट में कितने केसेज आए हैं ये आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। जैसे एक ही फाइल किया है तो उसका और इसको किसको एलोकेट किया है वो भी बता देगा। ये आप अपने सुविधा केंद्र के बाद इसको लगा भी सकते हैं एलोकेशन करने के बाद कि पार्टी को पता चल जाए कि उनका केस कहाँ मार्क हुआ है। इसी तरह एलोकेशन चेकलिस्ट है। ये जो पहला ऑप्शन था इसके अंदर पर्टिकुलर 2 डेट्स के अंदर आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं 1 जुलाई से लेके आज तक भी चेक कर सकता हूँ। और जो एलोकेशन चेकलिस्ट है ये ओनली आज का आपको एलोकेशन बताएगा कि 29/7 में कितने केसेस फाइल हुए और वो कहाँ एलोकेट हुए। इसी तरह ये बाकी ऑप्शंस हैं, ये भी आप एक्सप्लोर करके देखिए। अब केस एलोकेट हो गया है कोर्ट में, अब कोर्ट रीडर के पास ये केस पहुंचता है। ये देखिए एक चेन है जिसे हम 4 बोलते हैं, FAOR, फाइलिंग, एलोकेशन, ऑब्जेक्शन, देन रजिस्ट्रेशन। इसी तरह रजिस्ट्रेशन होने के बाद केस की प्रोसीडिंग होती है, रीडर साहब डेट देते हैं, वो भी आगे बताऊंगा। ये एक चेन है, अगर आपने कहीं भी केस को रोक दिया तो केस की नेक्स्ट प्रोसीडिंग आप नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो आपने फाइल कर दिया, एलोकेट नहीं किया तो वो रजिस्ट्रेशन सेक्शन तक नहीं पहुंचता। अगर वो ऑब्जेक्शन तक पहुंच गया है तो ऑब्जेक्शन हमने उसके नहीं रिमूव करे तो वो आगे रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाएगा। इधर अगर रजिस्टर कर दिया है और उसमें हमने डेट्स वगैरह नहीं दी है तो वो आगे प्रोसीडिंग नहीं होगी तो आपके स्टेनो वगैरह उसके ऑर्डर्स वगैरह अपलोड नहीं कर पाएंगे और ना ही आपके कोर्ट के स्टेनो उसके प्रोसेस जनरेट कर पाएंगे। तो अब रजिस्ट्रेशन के अंदर हम देखते हैं, इसके ऊपर सबसे पहले केस स्क्रूटनी का ऑप्शन है ऑब्जेक्शन। केस ऑब्जेक्शन के अंदर ये केस अब आपका शो हो रहा है। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बाय डिफॉल्ट ये नो पे टिक है, क्योंकि ऑलरेडी सुविधा केंद्र पे हमारे स्टूडेंट साहब ये केस की स्क्रूटनी करके ही केस को फाइल कर रहे हैं। अगर फिर भी कोई ऑब्जेक्शन रह जाता है जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वो विद ऑब्जेक्शन उसको रजिस्टर करना है, तो आप वो ऑब्जेक्शन लगा भी सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो देन आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपने उसके ऊपर इसमें 29 डिफरेंट कैटेगरी के आपके ऑब्जेक्शंस हैं। जैसे
पार्टी की एज मेंशन नहीं है, स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर्ली नहीं है, नॉट प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड है, नॉट प्रॉपर्ली वैल्यूड है, कोर्ट फिक्स नहीं की है एडवोकेट ने या पार्टी ने, ठीक है, पार्टी का एड्रेस मेंशन नहीं है या इनकम्प्लीट एड्रेस है, तो ये इस तरह के सारे, या यूरिडिक्शन आपका सही नहीं है, ये केस की फाइलिंग यहाँ बनती नहीं है, तो यहाँ केस फाइल कर रहा है एडवोकेट, तो ये ऑब्जेक्शन लग जाएगा, ठीक है। सपोज करो कोर्ट फीस डेफिशिएंट है, और इन ऑब्जेक्शंस के अलावा अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन है जो आपका इन 19 में मेंशन नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे अपना जो जज साहब ने ऑब्जेक्शन रेज किया या कोर्ट ने जो ऑब्जेक्शन रेज किया है वो यहाँ ऑब्जेक्शन में टाइप भी कर सकते हैं, एज ऑफ पार्टी नॉट मेंशन। मैं एक ऑब्जेक्शन लगा के केस को रजिस्टर कर रहा हूँ। ये वो डेट है कि अब पार्टी को किस डेट तक नोटिस देना है कि वो ये जो ऑब्जेक्शन लगाया है इसको रिमूव करे। सपोज करो मैं इसको 31 की देता हूं और इसके बाद मैं इस केस को फॉरवर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन कर देता हूं। अमूमन ये आपके ऑब्जेक्शन लगते नहीं है, अगर ये ऑब्जेक्शन लगे तो उसके लिए बता रहा हूं मैं आपको। ये आपको अलर्ट मैसेज भी देगा कि आप विद ऑब्जेक्शन केस को रजिस्टर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपने फॉरवर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन पे टिक करना है। अगर आप यहाँ पे टिक नहीं करेंगे, ये सब कुछ कर देंगे और सबमिट कर देंगे, तो ये केस आपका नेक्स्ट चेन में नहीं जाएगा जो कि रजिस्ट्रेशन है। जैसे मैंने सबमिट किया, अब यहाँ से आप इसकी चेक स्लिप एडवोकेट को प्रिंट करके दे सकते हैं कि उसने जो केस फाइल किया है उसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन है। कोर्ट उसको उस ऑब्जेक्शन की, अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज होता है तो उसका प्रिंट आउट प्रोवाइड कर सकता है, और उसके ऑब्जेक्शन कंप्लायंस डेट आ रही है कि कब तक उसने ये ऑब्जेक्शन की कंप्लायंस करनी है, ठीक है। इसी तरह अब केस रजिस्ट्रेशन है, केस आपका रजिस्ट्रेशन में पहुंच गया है। अब रजिस्टर करेंगे केस को। डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो मेंशन कीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। कास्ट अगर मेंशन करी हुई है तो कीजिए। यहाँ पे रिलेशन देखिए, बाय डिफॉल्ट इसने कोई रिलेशन नहीं लिया है, तो आप इसमें इसका रिलेशन दीजिए, राजकुमार सन ऑफ श्याम सिंह, ठीक है। एडवोकेट का नाम, अब पिटिशनर काउंट आ रहा है, यहाँ पे एड्रेस फील्ड, एड्रेस कंप्लीट कीजिए। अगर आप इनकम्प्लीट एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे, सपोज आपने विलेज का नाम या मोहल्ले का नाम लिख दिया, हाउस का नाम, नंबर या मोहल्ला वार्ड नंबर वगैरह मेंशन नहीं किया, तो जब इसके प्रोसेस सर्व करने के लिए प्रोसेस सर्वर जाएगा तो उसको बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो कोशिश कीजिए कि जो आपकी फाइल के ऊपर एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस मेंशन है, उसी को इसमें एंटर कीजिए। कोड है तो पिन कोड भी डालिए। यहाँ से ड्रॉप डाउन हैं, स्टेट्स हैं, अलग अलग विलेज आएंगे, उसमें आपका स्टेट आएगा हरियाणा। अगर पंजाब का केस है तो वहाँ पे पंजाब शो होगा, सिरसा का है, इसी तरह आगे उसकी तहसील आ जाएंगी, मोहल्ला आ जाएंगे, आगे जान उसके विलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे पुलिस स्टेशन, ये जो गांव है ये किस पुलिस स्टेशन के अंदर लाई करता है, सेव कर दिया। इसी तरह रेस्पोंडेंट, जैसे जैसे आप सेव पे क्लिक करते जाएंगे ये नेक्स्ट टैब में अपने आप मूव करता जाएगा। रेस्पोंडेंट का, एडवोकेट का
अगर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पता चल चुका है, अगर वो पेश हो गया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे फेच कीजिए। अगर अमूमन पहली या दूसरी डेट तक रेस्पोंडेंट का एडवोकेट अपीयर नहीं होता है, तो जब वो कोर्ट में अपीयर होगा तो आप वो आगे बताएंगे, उसको उसमें आपने एंटर करना होगा। इसी तरह हम बाकी सारी फील्ड भी इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो सारी फेच करेंगे इसके अंदर, अगर आपके पास अवेलेबल है फाइल के ऊपर। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में देखेंगे कि पटिशनर और रिस्पोंडेंट की जो भी, अगर उसका पासपोर्ट नंबर है, पैन नंबर है, फैक्स नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, तो आप मेंशन कर सकते हैं। रिस्पोंडेंट में एक ये चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पे यूआईडी नंबर है। ये अमूमन देखने में आया है कि कई अहमद या कोर्ट क्लर्क इसके आधार नंबर को या उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको नाम या एड्रेस फील्ड में लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब वो केस को कियोस्क पे या पब्लिक पोर्टल पे सर्च कर रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन जो उन्होंने आधार नंबर या उनका जो भी व्हीकल नंबर वगैरह मेंशन किया है वो शो नहीं हो रहा। तो इसको वो सर्च में डालने के लिए क्या करते हैं कि पार्टी के नेम के साथ या उसके एड्रेस के साथ मेंशन करने की कोशिश करते हैं, जो कि रॉन्ग है। ऑनरेबल हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि हमें किसी का भी आधार कार्ड या उसकी कोई भी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन पब्लिकली शो नहीं करनी है। तो इस चीज को आप अवॉइड कीजिए। इसका जो पर्टिकुलर फील्ड बना हुआ है जैसे यूआईडी नंबर, तो यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे ही मेंशन कीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन और भी है फाइल के ऊपर, जैसे उसका पासपोर्ट नंबर है, पैन नंबर है, तो वो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में जाके फीड कर सकते हैं। इसी तरह पिटिशनर की है, रिस्पोंडेंट की है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आप उसका एक्ट और सेक्शन बताएंगे। इसको सेव कर दिया। अब जैसे ही एक्स्ट्रा पार्टी पे जाऊंगा तो मैंने एक्स्ट्रा काउंट डाले थे, जैसे प्लेंटिफ का मैंने एक डाला था, तो ये बता देगा कि इसमें एक तो ऑलरेडी मैंने एंटर कर दिया है, दूसरे का मैं नाम यहाँ से एक्स्ट्रा पार्टी से ऐड करूंगा। इसका एडवोकेट का पता है, अमूमन वही, अगर एडवोकेट है तो आप एनरोलमेंट नंबर से उसका एडवोकेट रीड कीजिए और इसको सेव कर दीजिए। एक प्लेंटिफ हो गया। इसी तरह अब 3 डिफेंडेंट हैं, तो एक डिफेंडेंट की इंफॉर्मेशन हमने वहां प्रोवाइड कर दी है, दूसरे 2 की यहाँ से एंटर करेंगे। यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे ही आपने 2 डिफेंडेंट की इंफॉर्मेशन एंटर कर दी है, उसको एडिट भी कर सकते हैं इसे। तीसरे की मैं डाल रहा हूँ। इन चीजों पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप प्रॉपर रेडियो बटन सेलेक्ट कीजिए जो जेंडर के लिए है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लेटेस्ट स्टेज पे जब आप इसकी रिपोर्टिंग निकालेंगे तो आपको वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्वेरी बिल्डर से नहीं मिलेगी, या जो भी इसकी रिपोर्ट्स हैं वहां पे ये जनरेट नहीं करेगा। एक्स्ट्रा पार्टी हो गई।
अगर पार्टी वाइज आप एक्ट लगाना चाहते हैं, जितनी पार्टी आपने एंटर करी हैं उनको पार्टी वाइज आप, ये क्रिमिनल में ज्यादातर यूज होता है कि जब डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के अंदर चार्ज फ्रेम होने के बाद सेक्शन लगाए जाते हैं। ये एक नया फीचर अभी रिसेंटली ऐड हुआ है सीएस के अंदर। यहाँ से आप अगर ये रेवेन्यू से रिलेटेड या लैंड से रिलेटेड मैटर है तो आप रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन भी यहाँ से फैच करवा सकते हैं। क्योंकि ये मेरा अभी मैं डमी सर्वर पे काम कर रहा हूँ, लाइव सर्वर पे अगर मैं ये करूँगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे को रेवेन्यू का जो सर्वर है हरियाणा गवर्नमेंट का, वहां से जो भी रजिस्ट्रियां हैं वहां से ये डाटा मेरे को फैच करके ये देखिए ये इसने एरर दे दी है क्योंकि ये मेरा डमी सर्वर है, डमी सर्वर आपका उससे लिंक नहीं है तो ये डाटा वहां से फैच नहीं कर पा रहा है। अगर मैं यही चीज मेन सर्वर पे करूंगा तो ये इंफॉर्मेशन फीड करने के बाद यहाँ पे इस गांव के जितने भी मुरब्बा नंबर्स हैं वो सारे शो हो जाएंगे। मुरब्बा नंबर शो को जिस मुरब्बा नंबर के रेलिवेंट में मैं एंट्री को सिलेक्ट करके देन उसका खसरा नंबर एंटर करूंगा और कंज्यूम करूंगा तो उस खसरा नंबर पे जितनी भी रजिस्ट्रियां हैं, जितने भी उसके ऑनर्स हैं एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड जमाबंदी के हिसाब से उन सभी की लिस्ट आ जाएगी और उनमें से जो रेलिवेंट पार्टीज इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं मैं उनको सिलेक्ट करके और सबमिट कर दूंगा। ये इंफॉर्मेशन सारी मेरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो सर्वर है उससे फैच हो रही है और मैं इसको अपने सीएस सर्वर के अंदर फैच कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, इसके बदले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो अपने इस केस का सीएनआर नंबर है वो उनके डाटाबेस में रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डिस्प्यूट ऑलरेडी इस पर्टिकुलर केस के अंदर चल रहा है। ठीक है, ये आपको आ गया। यहाँ पे आप अपने, ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी एलिमेंट से, जब कोर्ट में केस रजिस्टर करते हैं जो फाइलिंग काउंटर से इंफॉर्मेशन फैच होके आती है वहां पे रश ऑफ वर्क होने की वजह से हो सकता है कि कोई इंफॉर्मेशन गलती से डल गई हो या कोई इंफॉर्मेशन रह गई हो, तो आपको प्लीज रजिस्ट्रेशन करते टाइम इसको चेक कीजिए और अगर वो गलत है तो उसको सही कीजिए। क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये प्रिविलेज आपके पास से खत्म हो जाएगी कि आप इंफॉर्मेशन को दोबारा से फिर अपडेट कर पाए, फिर आपको एडमिन को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। लीव क्लेम भी ठीक है, मैंने इसको सबमिट कर दिया। अगर कोई केविएट इस नाम से पहले ऑलरेडी सिस्टम में फीड और रजिस्टर्ड है तो अगर मैं इसको सर्च केविएट में जाके सर्च करता हूँ, अगर कोई केविएट लाई करती है सिस्टम में मेरे तो ये मेरे को वो बता देगा, जिससे ये क्या है कि आपको हेल्प होगी कि अगर वो पार्टी को नोटिस देना होगा तो आप कोर्ट को या जज साहब को नॉलेज में डाल सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी एक केविएट पहले आई हुई है और सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ से ये चेक करेगा अगर वो आपके विद इन लिमिट है, यानी कि अगर वो 90 दिन के अंदर अंदर केविएट आई है तो यहाँ पे वो सर्च होगी। अगर उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है और अगर वो केविएट आपने फीड भी कर रखी है तो वो यहाँ पे सर्च नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको केविएट के बारे में कोर्ट में जो पिछले लेक्चर्स रहे हैं उसके अंदर पता चल गया होगा। अब यहाँ पे जब हम फाइनल टैब पे आ गए हैं तो यहाँ पे अब आपने इसकी सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि ये केस किस नेचर का है। जैसे यहाँ पे सूट वो डिक्लेरेशन है, रिकवरी है, परमानेंट इंजंक्शन है, जो भी आपको उस फाइल के ऊपर क्लेम में उसने प्रेयर की है उसके हिसाब से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप विद हियरिंग डेट भी केस को रजिस्टर कर सकते हैं और विदाउट हियरिंग डेट भी केस रजिस्टर कर सकते हैं। अगर गलती से आपने डेट ऑफ हियरिंग नहीं डाली तो आपका केस, मैं आपको करके दिखाता हूं, आपका केस रजिस्टर तो हो जाएगा लेकिन वो लिस्ट नहीं होगा। जैसे ये मैंने केस रजिस्टर्ड कर दिया है तो ये केस सिविल सूट 31/2023 में केस नंबर के साथ रजिस्टर्ड हो गया है। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि आपका आपकी कॉल लिस्ट के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा। तो अब इस केस में मैंने फर्स्ट हियरिंग डेट नहीं दी तो इसको जब मैं क्वेरी करूंगा तो ये कैसा नजर आएगा, मैं वो आपको शो करके दिखाता हूँ। सिविल सूट ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन शो कर रहा है
पर यहाँ पे इसकी फर्स्ट हियरिंग डेट और नेक्स्ट हियरिंग डेट और इसकी स्टेज मेंशन नहीं हो रही है। तो अगर ऐसा कोई हो भी जाए आपसे तो घबराने की जरूरत नहीं। ये कोर्ट यूजर के पास ही ऑप्शन है कि वो फर्स्ट हियरिंग डेट कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर, यहाँ पे आप कोर्ट प्रोसीडिंग में जाएंगे, इसके अंदर फर्स्ट हियरिंग डेट का ऑप्शन है, अपडेट फर्स्ट हियरिंग, ये वाला। जब आप इसको आप सर्च में भी डाल सकते हैं, अपडेट फर्स्ट हियरिंग। तो अगर इंडिविजुअली आपको केस का नंबर पता है या आपने देखना है कि कितने नंबर ऑफ केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर आप डेट लगाना भूल गए हो, तो आप यहाँ से उसकी फर्स्ट हियरिंग डेट भी दे सकते हो। तो जैसे इसके अंदर मैं पर्पस दे रहा हूँ, अटेंडेंस पे डाल रहा हूँ पहले, और इसकी नेक्स्ट डेट में इसको 31 में रख रहा हूँ, सबमिट कर दूंगा। अब जब इस केस को क्वेरी दोबारा से किया जाएगा, अब इसकी फर्स्ट हियरिंग डेट और वो डेट आ रही है। ठीक है जी। अब केस आपका रजिस्टर्ड हो चुका है। अब क्या होता है कि केस के साथ एक्स्ट्रा पार्टी के साथ और भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जो कि हमें सीएस के अंदर फीड करनी होती है। जैसे कि लीगल हायर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे एंटर करेंगे, वो आपका एडिशनल पार्टी डिटेल में जाके उसकी एंट्री होगी। जो इंफॉर्मेशन आपके रजिस्ट्रेशन टाइम पे शो नहीं हो रही थी, जब आप केस रजिस्टर कर रहे हैं वहां पे आपके पटिशनर सभी आ जाएंगे, रिस्पोंडेंट आ जाएंगे, और बाकी जो इंफॉर्मेशन आपको मैंने स्क्रीन पे शो करी है वो नजर आएगी, वो आप वहां से फीड करेंगे। उसके अलावा जितने भी विटनेस हैं इस केस के अंदर, और या और उसके लीगल हायर्स हैं या गार्डियंस हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आप एडिशनल पार्टी डिटेल में जाके फीड करेंगे। या अगर उसने लेटर स्टेज पे, जैसे रिस्पोंडेंट का मान ले, सपोज करते हैं कि 31 को वो अपना रिस्पोंडेंट को नोटिस मिल गया और वो अपने एडवोकेट को लेके कोर्ट में अपीयर होता है, तो आपको जैसे ही ऑर्डर शीट पे पता चला कि डिफेंडेंट का एडवोकेट अपीयर हो गया कोर्ट में, तो यहाँ से आप रिस्पोंडेंट का एडवोकेट भी अपडेट कर सकते हैं। लीगल हायर्स, लीगल हायर्स, कोई एक पार्टी इस केस के अंदर डिसीज्ड हो गई है और आगे उसके जो चाइल्ड हैं या उसके जो लीगल हायर्स हैं वो इसमें हमें एंटर करने होते हैं। के लिए क्या है कि हमें पहले डिसीज को डिक्लेयर करना होता है। जैसे इस केस के अंदर रेस्पोंडेंट है तो रेस्पोंडेंट आपके शो हो जाएंगे, पटिशनर है तो पटिशनर शो हो जाएंगे। सपोज करो इसमें से रामसुख आपका डिसीज्ड है, ठीक है, इसको आप पहले नोटिफाई करेंगे लीगल हायर भी, इसमें डिसीज कौन सी पार्टी है। पटिशनर भी हो सकता है, वो आपका रिस्पोंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने एक पार्टी को डिसीज शो किया, नेक्स्ट आपका लीगल हायर एडिशन का टैब ओपन हो जाएगा। इसके अंदर फिर आपने जो डिसीज पर्सन है उसका नाम सिलेक्ट करके जितने भी उसके लीगल हायर्स हैं बाकी इंफॉर्मेशन अगर लीगल हायर से रिलेटेड आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पे फीड करेंगे। अगर लीगल हायर के एडवोकेट भी हायर किया हुआ है तो उस एडवोकेट का नाम भी यहाँ पे आप एंटर करेंगे। इसी तरह एक लीगल हायर हो गया, इसी तरह दूसरे जितने भी लीगल हायर्स हैं उन सभी के नाम डाल सकते हैं। अब जब हम केस की कियोस्क पे तैयारी करते हैं
ये देखिए रामसुख यहाँ पे अब आपको डिसीज नजर आ रहा है और उसका लीगल हायर यानी कि 2 नंबर पार्टी आपकी डिसीज्ड है, उसका 2.1 सीताराम उसका लीगल हायर है। ये अपने आप में बताता है कि 2.1 उसका लीगल हायर है। इसी तरह आप गार्डियन GW एक्ट, जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के केसेस होते हैं, उसके अंदर आप गार्डियन की या अटॉर्नी की इंफॉर्मेशन भी फीड कर सकते हैं। इसी तरह लिटिगेंट का स्टेटस अपडेट कर सकते हैं आप। और एक हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि जितने भी केस क्रिमिनल केसेस के अंदर विक्टिम्स होते हैं उनकी डिटेल भी आप एंटर कीजिए, वो आपकी यहीं से एंटर होगी, यही उसका सेम केस की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, एंटर करना है और उसका विक्टिम का नाम डालना है यहाँ पे। ये इंफॉर्मेशन जितनी भी आप फैच करेंगे आपकी विद इन फ्यू सेकंड ये NGDJ या ई कोर्ट्स ऐप मोबाइल ऐप है उसके ऊपर ये आपको शो हो जाएगी। विटनेस इंफॉर्मेशन, अगर कोई उसमें कोई गवाह है तो वो भी आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। डिफेंडेंट साइड से है, पिटिशनर साइड से है कि कोर्ट विटनेस कोर्ट साइड से है या कोर्ट ने कोई डेजिग्नेट किया है विटनेस। तो ऐसे इसमें मैं राम को पिटिशनर की साइड से डिपार्टमेंट नेम वगैरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका एड्रेस। इसको मैंने सबमिट कर दिया। ये तो अब आपने केस को रजिस्टर कर दिया, उसकी जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी आपने एंटर कर दी है। अब ये केस की प्रोसीडिंग के लिए रेडी है। ये एक हाइड पार्टी का ऑप्शन आपने जब फाइलिंग काउंटर पे देखा था, अगर वहां पे केस को हाइड नहीं किया गया है या कोर्ट में आने के बाद जज साहब इसको ऑर्डर कर देते हैं कि या आपको लगा कि ये केस हाइड करना है तो आप इस केस को यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं। वाले में आज की कॉलेज के जितने केसेस जब वो आ जाएंगे या पर्टिकुलर केस करना है तो आप यहाँ से नंबर डाल के इसमें कौन कौन सी पार्टी आपने हाइड रखनी है। मान लो इसमें आपने लेडीज वाली पार्टी को हाइड रखना है जो वुमन से रिलेटेड है, तो अब आप जब आप इस केस की क्वेरी करेंगे 31 सॉरी ये देखिए जो तीसरे नंबर की पार्टी है, अब यहाँ पे रीजन कि जो पार्टी आपने हाइड कर रखी है वो पब्लिक पोर्टल पे ही आपको नजर नहीं आएंगी। जब आप अपने CS से लॉगिन करके उसकी क्वेरी करोगे तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे उस पार्टी का नाम शो हो रहा है। इसी तरह जब आप कॉल लिस्ट जनरेट करते हैं तो वहां पे भी ये ऑप्शन आपको आता है कि आपने कॉल लिस्ट विद पार्टी नेम जनरेट करनी है कि विदाउट पार्टी नेम यूज करनी है। तो आप ये इस चीज का खास ख्याल रखिए कि जब आप कोर्ट में इंटरनल यूज के लिए कॉल लिस्ट का प्रिंट ले रहे हैं तो आप विदाउट हाइड पार्टी नेम के साथ कॉल लिस्ट का नाम लीजिए, उसमें सारे नाम आपके शो हो जाएंगे। अगर आप कोर्ट के बाहर कॉल लिस्ट को चिपका रहे हैं तो उसमें आप विद हाइड पार्टी के साथ ही कॉल लिस्ट का प्रिंट लीजिए। ये पब्लिक पोर्टल पे ही नहीं, हमें पब्लिकली भी इन पार्टीज के नाम शो नहीं करने होते हैं। अब आपका केस रजिस्टर्ड हो चुका है तो अब मैं इसकी प्रोसीडिंग के लिए जाऊंगा कोर्ट प्रोसीडिंग। है कोर्ट प्रोसीडिंग, इसके अंदर सबसे पहले सिलेक्ट कोर्ट है। क्योंकि मैं सब यूजर से लॉगिन कर रहा हूं तो मेरे को जितनी भी इस एस्टेब्लिशमेंट की कोर्ट्स हैं सारी नजर आ रही हैं। अगर आप अपने पर्टिकुलर यूजर से लॉगिन करेंगे
तो आपको अपनी ही कोर्ट का डाटा आएगा, आपको ये ऑप्शन फिर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट डेट। सिलेक्ट डेट से क्या है कि जिस डेट के अंदर मेरे को प्रोसीडिंग्स करनी है, सपोज करो ये केस मेरा आज 29/7 में लिस्टेड है, तो मैं 29/7 की डेट में लॉगिन करके काम करूंगा। अगर मैंने कोई प्रीवियस डेट में सम्मन या कोई उसकी प्रोसीडिंग्स करनी है, या मैंने कोई केस गलती से उसकी डेट लगा दी, उसको रिकॉल करना है, तो मैं प्रीवियस डेट में जाके यहाँ से सिलेक्ट डेट चेंज करके उस डेट में जाके उस केस की प्रोसीडिंग्स कर सकता हूँ, उसके सम्मन या उसके नोटिस प्रोसेस जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे आप इस पे गो करोगे ये आपको मैसेज देगा मॉडिफिकेशन सक्सेसफुली। फिर है डेली प्रोसीडिंग। डेली प्रोसीडिंग के अंदर केस प्रोसीडिंग, सिविल नेचर का केस है तो सिविल कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको एक 31 के नाम से, सॉरी उसकी फर्स्ट हियरिंग डेट हमने 31 रखी थी, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। प्रोसीडिंग केस प्रोसीडिंग, ये केस मैंने अभी रिसेंटली रजिस्टर किया है, इसकी अब मैं प्रोसीडिंग कर रहा हूँ। ये सिविल कैटेगरी का केस है तो सिविल सेलेक्ट करेंगे, क्रिमिनल है तो क्रिमिनल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये कॉल्ड, इन प्रोग्रेस और कंप्लीट के ये 3 बटन नजर आ रहे हैं। ये आपके कोड रीडर, ये प्रोसीडिंग का काम मेनली रीडर का होता है, तो रीडर साहब अगर इन बटन का यूज करेंगे तो जो आपके कोड के बाद डिस्प्ले स्क्रीन लगी हुई हैं, अगर मैंने सपोज को इस पर टिक कर दिया तो ये केस मेरा एक कॉल्ड हो गया, तो आपकी जो डिस्प्ले स्क्रीन अगर किसी कोड की चल रही है तो ये उस डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर एक केस नजर आने लग जाएगा कि इस केस को कॉल्ड किया गया है कोड के अंदर। इसी तरह अगर इसका मैं स्टेटस इन प्रोग्रेस में डाल देता हूं तो फिर इसका स्टेटस चेंज होकर इन प्रोग्रेस शो करता है कि किस केस की सुनवाई कोर्ट के अंदर चल रही है। अगर उस केस की सुनवाई कोर्ट के अंदर कंप्लीट हो गई है तो देन रीडर साहब इस पे कंप्लीटेड टिक मार्क करते हैं और ये केस फिर उस लिस्ट में से रिमूव हो जाता है, हट जाता है। ये तो हो गया आपका डिस्प्ले बोर्ड का। इसी तरह फिर हमने केस सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपके पार्टी नेम आएंगे, यहाँ पे आज का क्या पर्पज है, और उसके ऊपर आगे आपको ये एक सर्कल में कलर्ड सर्कल आपको नजर आएगा। ये शो करता है कि ये केस अपीयरेंस पे कितनी बार लगा है। आज ये फर्स्ट टाइम ही लिस्ट हो रहा है अपीयरेंस पे, तो ये ग्रीन रहेगा। इसकी अलग अलग कलर कोडिंग है। अगर ये अपीयरेंस पे ही फर्दर 3-4 डेट तक इसकी नेक्स्ट प्रोसीडिंग या इसका स्टेज या इसका पर्पस चेंज नहीं होता है तो इसका कलर, इस सर्कल का कलर चेंज होके येलो हो जाएगा। अगर उसके बाद भी इसकी स्टेज आगे, सपोज करो अपीयरेंस के बाद नोटिस सर्व हो गया लेकिन फिर भी ये अपीयरेंस पे चल रहा है और ये आगे गवाही पे या रिटर्न स्टेटमेंट पे नहीं जा रहा है, तो ये अगर फिर भी उस पर डेट्स पे डेट लग रही है तो 5-7 अपीयरेंस की स्टेज लगने के बाद ये फिर रेड कलर में अलर्ट करना शुरू कर देता है कि ये केस आपका आगे प्रोसीड नहीं कर रहा है। तो ये भी आपकी हेल्प करता है, आप अपने जज साहब को बता सकते हैं कि इस केस के अंदर प्रोसीडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, ये बिजनेस होता है। इसके अंदर उस डेट के जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो हमने ब्रीफ में लिखना होता है। ठीक है जी। क्रिमिनल केसेस में अगर कोई अक्यूज आपका वीसी के थ्रू अपीयर हो रहा है तो यहाँ पे आप टिक करके उसको वीसी के थ्रू भी उसकी अटेंडेंस लगा सकते हैं। देन आगे एग्जिबिट है इस पर्टिकुलर डेट पे, क्योंकि ये पहली डेट पे है तो पहली डेट पे तो इसके एग्जिबिट क्या होंगे। अगर लेटर स्टेज पे इसके एग्जिबिट रिप्रेजेंट होते हैं तो आप उनकी एंट्री यहाँ से करेंगे।
अगर कोई शॉर्ट ऑर्डर आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये बटन यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, इंटरेस्टमेंट एंड एलोकेशन। उसके बाद ये है कोड इवेंट। कोड इवेंट में देखिए आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, इशू, फ्रेम, विटनेस, एग्जामिन, डिफरेंट कैटेगरी की आपके कोड इवेंट्स हैं। ज्यादातर हमारे यूजर्स क्या करते हैं कि इन कोड इवेंट्स का यूज बहुत कम करते हैं, क्योंकि रश ऑफ वर्क होता है, वो कोड इवेंट को बिना यूज किए ही केस की प्रोसीडिंग कर देते हैं। अगर आप इसके विदाउट कोड इवेंट यूज किए बगैर अगर केस की प्रोसीडिंग करेंगे तो आपकी कोड का जो वर्क डन है ये भी एनजेडीजे के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। वो आपका वर्क डन उस दिन का, अगर आपने केस की प्रोसीडिंग कर दी, आपने उस दिन का सारा काम कर दिया, लेकिन आपने कोड इवेंट नहीं लगाए प्रोसीडिंग करते टाइम, तो आपका जो वर्क डन है वो आपका उस दिन का 0 रहेगा। तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप जो भी कोड इवेंट, जैसे आज इस केस के अंदर आज क्या हुआ है कि इसके अंदर एक गवाही हुई है, तो आप इसके अंदर इवेंट लगाइए। आप एक भी इवेंट लगा सकते हैं, 2 भी इवेंट लगा सकते हैं। अगर आज कोर्ट में इसके इशू फ्रेम किए गए हैं, एक इशू फ्रेम हुआ है और साथ के साथ एक गवाह की गवाही भी हुई है, तो आप 2 इवेंट भी इकट्ठे साथ में लगा सकते हैं। जैसे ही आप ये कोड इवेंट सेलेक्ट करेंगे और इस केस को नेक्स्ट डेट देंगे, जैसे ये 2 अगस्त में मैं लिस्ट कर रहा हूँ और इसको मैं अटेंडेंस पे ही रख रहा हूँ, नेक्स्ट किया। अब जैसे जो मैंने कोड इवेंट लगाया था वो कोड इवेंट यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ठीक है, जो भी वो इशू फ्रेम हुआ है वो आप यहाँ पे अब लिखेंगे, इसको टाइप करेंगे। इसी तरह अगर वो विटनेस एग्जामिन हुआ है तो आप ये देखिए, जो मैंने विटनेस फीड किया था यहाँ पे विटनेस का नाम आ रहा है। ये विटनेस आपका कहाँ, किस साइड से है, प्लेंटिव साइड से है कि डिफेंडेंट साइड से है, इसका नाम आ रहा है। इसी तरह ये प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर इसकी गवाही कंटिन्यूड है तो कंटिन्यूड इसका स्टेटस रखिए। अगर आज इसकी गवाही कंप्लीट हो गई है तो कंप्लीट कर दीजिए। ये आपके ऑप्शनल्स हैं कि इसकी गवाही कब शुरू हुई थी और कब इसकी गवाही आज कोर्ट में क्लोज की गई थी। और लास्ट में आपने कितने पेज एविडेंस के टाइप किए, कितने पेज की गवाही इसकी लिखी गई। अगर 2 पेज की गवाही लिखी गई है तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। ये कोड इवेंट को यूज करते हुए हम इसको सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है अटेंडेंस भी। आज कोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान कौन कौन सी पार्टी आपकी प्रेजेंट थी। जैसे एक राजकुमार पिटिशनर था या उसका एडवोकेट प्रेजेंट हुआ था। अभी डिफेंडेंट साइड से कोई भी नहीं आया तो उसकी हम हाजिरी नहीं लगाएंगे। तो ये होगी केस की प्रोसीडिंग। इसी तरह अगर ये केस या कोई और केस डिस्पोज हो जाता है तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे पहले बिजनेस लिखेंगे और यहाँ पे ही बटन बना हुआ है चेक हियर टू डिस्पोज द केस। तो फिर उसके बाद ये आपके नीचे वाले जितने भी एडजॉर्नमेंट वाले की ऑप्शन है सारे वो डिसेबल हो जाएंगे और यहाँ से केस आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। कंटेस्टेड है कंटेस्टेड रखिए, अनकंटेस्टेड है अनकंटेस्टेड रखिए, और उसकी जो भी सुटेबल जो जज साहब ने ऑर्डर में उसको डिसमिस किया है या डिक्री किया है वो आपकी उसकी डिस्पोजल नेचर डालिए। यहाँ पे यहाँ पे आप यूनिट मेंशन कीजिए। जितने भी एक यूनिट चार्ट कोर्ट रीडर के पास रहता है, जिस तरह की डिस्पोजल्स कोर्ट में होती हैं उस चार्ट्स में से देख के वो इसके अंदर यूनिट एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और बताने वाली है, जब आप प्रोसीडिंग कर रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक प्रीवियसली एंटर डिले आ रहा है। ये केस क्योंकि मेरा 2017 का है, 2 साल से पुराना केस है, तो इसके अंदर कोर्ट रीडर ने एक डिले भी मार्क कर रखा है। तो आपने भी जो केसेस आपके 2 साल से पुराने हो चुके हैं उन सभी केसेस के अंदर आपने डिले मार्क करना है। उसका डिले बनता है, डिले रीजन सेलेक्ट करके आप एंटर कीजिए। उसको भी आगे मैं बताऊंगा कैसे इसको एंटर करना है। ये कोर्ट रीडर भी अगर इसके अंदर डिले रीजन नहीं मार्क कर रखा
तो अगर ये 2 साल से पुराना केस है तो आप प्रोसीडिंग के दौरान भी इसकी डिले एंट्री कर सकते हो। तब आपको यहाँ पे एक डिले रीजन का टैब और मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिकॉल का ऑप्शन था। अगर कोई केस सपोज करो मेरा गलती से, मैंने उसको यही केस को ले लेते हैं जो हमने अभी इसको प्रोसीडिंग करी है, इस केस को मैंने गलती से 2/8 में लिस्ट कर दिया था, लेकिन मैंने इसको करना था 5/8 के लिए। तो मैं इसकी ऐसे इस केस को रिकॉल करके सही भी कर सकता हूं। ये देखिए, या ये भी इंस्टांस हो सकता है कि लंच से पहले जज साहब ने कॉल किया और उसमें डेट दे दी, और लंच के बाद पार्टी अपीयर हुई और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर इस डेट को मैं प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो वो डेट चेंज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और जज साहब ने उनकी रिक्वेस्ट अलाउड कर दी और उनको डिफरेंट डेट दे दी। तो आप उस डेट की रिकॉल ऑप्शन में जाके आप डेट चेंज भी कर सकते हैं। जैसे उसने 2/8 के लिए पहले केस लिस्ट करने के लिए बोला था जज साहब ने, लेकिन उसके बाद फिर अब उसको 4/8 के लिए लिस्ट किया जा रहा है, तो अब आप इसकी डेट चेंज कर सकते हैं। ये तो होगी आपकी केस की प्रोसीडिंग्स। इसी तरह आप बल्क प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं। बल्क प्रोसीडिंग आपका उस दिन यूज होगा, इसके अंदर आपको जो ऑप्शन इंडिविजुअल केस की प्रोसीडिंग के अंदर मिलते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ये मेनली उस टाइम यूज होता है, या तो जैसे मान लो आपका केस लिस्टेड है लेकिन उस दिन नो वर्क या नो हॉलीडे डिक्लेयर हो गया है, या नो एडवोकेट ने स्ट्राइक करके नो वर्क कर दिया है, तो आपने केस को अडजर्न करना है। या कोई और रीजन है जिससे क्या है कि आज केस के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आपके सभी के सभी, या जज साहब आपके लीव पे चले गए हैं, तो आपके केसेस के अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही, आप सभी के सभी केसेस अडजर्न कर रहे हैं, आपको नेक्स्ट डेट मिल गई है, आपने सिंपली उनको उन डेट्स के अंदर लिस्ट करना है, तो तब आप बल्क प्रोसीडिंग को यूज कर सकते हैं। बल्क प्रोसीडिंग में आप एक सिंगल बिजनेस के साथ सभी केसेस की प्रोसीडिंग करेंगे। जो प्रोसीडिंग है, जैसे अगर आज एडवोकेट ही नहीं आ रहे आपकी कोर्ट में, स्ट्राइक पे हैं, नो वर्क है, तो आप इन सभी केसेस की जितने भी हैं, आपको एक टाइम पे 10 केस यहाँ पे शो होंगे, इन सभी केसेस की आप प्रोसीडिंग एक सिंगल क्लिक से कर सकते हैं। यहाँ ये आपका आज का पर्पज है, इसको एडजर्नमेंट दीजिए। भी पर्पज क्या है, आज एडजर्न क्यों हो रहा है, क्या एडजर्नमेंट रीजन है इसका। ये आपकी कुछ एडजर्नमेंट्स हैं, इनको यूज कर सकते हैं आप। काउंसिल, ठीक है, बोथ पार्टी नोट एब्सेंट, या काउंसिल ऑन स्ट्राइक। अगली डेट दीजिए। इसी तरह दूसरे केस की डिफरेंट डेट भी दे सकते हैं, एक डेट भी दे सकते हैं जो आपको ऑर्डर में मेंशन की गई है, और सभी की डेट देने के बाद यहाँ से आके आप सबमिट करेंगे, तो ये सारे के सारे केसेस अपने आप इन जो डेट्स में मेंशन किया आपके लिस्ट हो जाएंगे। फिर आता है आपका बल्क डिस्पोजल। जैसे आपने प्रोसीडिंग करी है, इसी तरह आप बल्क डिस्पोजल भी कर सकते हैं। जैसे ट्रैफिक के चलान्स होते हैं, या जो और केसेस हैं जिनके अंदर बल्क प्रोसीडिंग करनी होती है, वो आप इस ऑप्शन से बल्क प्रोसीडिंग से इनको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप उसकी नेचर सेलेक्ट करेंगे, और देन आप यहाँ पे उसकी कंटेस्टेड है कि अनकंटेस्टेड है, फिर कॉमन बिजनेस देके सभी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। यूनिट फॉर डिस्पोजल, कोई केस आपने डिसाइड किया है, एक मैं केस डिसाइड कर देता हूं, अगर उसका डिस्पोजल के टाइम पे
गलती से मैंने यूनिट गलत मेंशन कर दिए हैं, तो मैं यहाँ से मैंने एक केस डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब अगर इसके अंदर यूनिट मैंने गलती से डाल दिए हैं या इसके अंदर कोई और यूनिट भी है, जैसे सेशन कोड्स में या लोग उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं, तो वो यूनिट्स की एंट्री आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। इन पे भी टिक करके आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। या सपोज करो इसके अंदर मैंने 1.5 यूनिट लेना था, लेकिन मैंने हाफ यूनिट मेंशन कर दिया है, तो इसको मैं 1.5 करके सबमिट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाता है आपका आईए। सिविल केस की फाइलिंग हो गई, क्रिमिनल केस की फाइलिंग हो गई, और आपकी केविएट फाइलिंग हो गई। एक एंटरिंग एप्लीकेशंस होती हैं जो केस की प्रोसीडिंग के दौरान या फाइलिंग के दौरान भी आ सकती है, और ये लेटर स्टेज पे जब केस की प्रोसीडिंग हो रही है उस टाइम पे भी कोर्ट में फाइल हो सकती हैं। ये वो फाइल्स एप्लीकेशंस होती हैं जिनके यहाँ पे एंटरिंग ऑर्डर आपके डिफरेंट स्टेज पे जज साहब पास करते हैं, तो उन केसेस की एंट्री आप यहाँ से करेंगे। ये कोड यूजर के पास ही है, इसको फाइलिंग काउंटर पे भेजने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज करो इसी केस के अंदर आईए फाइल हुई है, आईए क्लासिफिकेशन करेक्शन ऑफ प्रोसीडिंग या अर्ली हियरिंग की आ गई, ठीक है, या स्टे एप्लीकेशन आ गई, जो भी है 39 रोल 2 प्रोसीजर 39 रोल 2। प्रेयर अगर कोई डालनी है तो रिलीफ क्लेम डाल सकते हैं। नेक्स्ट करके ये आपके केस भी एप्लीकेंट कौन है, एप्लीकेंट कौन है, तो उसको हम एप्लीकेंट में रखेंगे। डिफेंडेंट साइड में इन बटन को यूज करके हम केस के अंदर आईए एक फाइल कर सकते हैं। आप केस के अंदर आईए फाइल कर रहे हैं, इसको लिस्ट कब करना है, केस के साथ भी ये लिस्ट हो सकती है, ये अलग से दूसरी डेट में भी लिस्ट हो सकती है। सपोज करो अगर ये हम केस के साथ ही इसकी प्रोसीडिंग कर रहे हैं, जैसे आज ये आई एप्लीकेशन आई है, तो इसको आज की डेट दे देते हैं हम लोग, ये आप एक आईए फाइल कर दी। अब इसके अंदर आप ध्यान देंगे, जो आईए एप्लीकेशन हमने फाइल करी है उसके ऊपर कोई सीएनआर नंबर या केस नंबर या फाइलिंग नंबर जनरेट नहीं होता। एक आईए फाइलिंग नंबर जनरेट होता है, जो कि ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आईए 1/2023। ये क्या बताता है कि ये पर्टिकुलर किस केस के अंदर ये इस साल की पहली आईए फाइल हुई है। अगर कोई और इसी केस के अंदर कोई अगली डेट पे एक और एप्लीकेशन आ जाती है, इंटरिम एप्लीकेशन आ जाती है, जब उसकी एंट्री करेंगे तो वो आईए 2 हो जाएगी। और इसी तरह किसी अलग केस में कोई फर्स्ट इंटरिम एप्लीकेशन आ रही है तो उसमें भी आईए 1 नंबर लगेगा। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसके साथ आपने अपने को जो इसका मेन केस है उसका रजिस्ट्रेशन साथ में मेंशन कीजिए, जिससे आपको पता चलता रहे कि ये एप्लीकेशन किस केस से बिलोंग करती है। ये देखिए एक्नॉलेजमेंट में आपको बता रहा है कि ये किस सीएनआर नंबर के अंदर और किस केस के अंदर ये फाइल हुई है। तो इसका अलग से कोई सीएनआर नंबर जनरेट नहीं होता। जो आईए में केस हम फाइल करते हैं
उसका कोई CNR नंबर जनरेट नहीं होता है। अब आईए की प्रोसीडिंग देख लेते हैं। जब हम कोर्ट प्रोसीडिंग में, केस प्रोसीडिंग में जाएंगे तो जितने भी आपके केस हैं उन सभी के बाद, मेन केसों की लिस्ट खत्म होने के बाद, आपके जितनी भी उस दिन के अंदर आईए एप्लीकेशंस लिस्टेड है वो आपकी सभी की सभी वहां पे नजर आएंगे। उनमें से आप रेलिवेंट आईए सिलेक्ट कीजिए। देखिए अब आईए 1 ये बता रही है कि ये सिविल सूट 31 2023 के अंदर एंटायर में एप्लीकेशन है, इसकी प्रोसीडिंग कीजिए। अगर ये आज के आज ही इस केस के अंदर सुनवाई होके ये डिस्पोज ऑफ हो जाती है तो इसको आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। और जो भी इसके अंदर ऑर्डर पास हुआ है, डिस्पोज ऑफ ऑर्डर है, वो आप इसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। अगर ये पेंडिंग है तो इसको आप डेट दे दीजिए, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग यहाँ से इसकी चेंज कर दीजिए। जो भी आपने डेट में इसको लिस्ट करना है, आप केस के साथ भी लिस्ट कर सकते हैं और केस के अलावा भी किसी डिफरेंट डेट में भी इसको आप लिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह जब हम इसी केस को रिकॉल करते हैं तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ये केस के साथ भी दिखा देता है कि एक आइए आपकी उसकी प्रोसीडिंग भी हम यहाँ से रीडर साहब कर सकते हैं। जैसे ही इसको हम नेक्स्ट करेंगे ये हमें आईए की प्रोसीडिंग पे ले जाए। आईए एक भी हो सकती है, उस डेट में 2-3 भी हो सकती है। जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी वो आपकी यहाँ पे, अगर वो केस के साथ लिस्टेड हैं तो वहां यहाँ पे शो होंगी, उनकी प्रोसीडिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन अगर आपने इसको क्या करना है, इसको डिस्पोज ऑफ करना है तो डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। अगर इसको आपने नेक्स्ट डेट देनी है तो नेक्स्ट डेट भी दे सकते हैं। ये हो गया आपका आईए फाइलिंग। अब आ जाता है आपका सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसेस जनरेशन। हमने एक केस के अंदर प्रोसीडिंग कर दी है, रीडर साहब ने डेट दे दी है, जज साहब ने ऑर्डर में मेंशन कर दिया है कि डिफेंडेंट्स को नोटिस दिया जाए, तो एलमद ने इसकी कंप्लेंस करनी होती है। तो इसके लिए वो कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर सिविल क्रिमिनल प्रोसेस वाले ऑप्शन में जाके प्रोसेस जनरेशन में जाएंगे और यहाँ से अपना रेलिवेंट केस सिलेक्ट करेंगे और जो भी प्रोसेस के लिए ऑर्डर किया गया है उनको ये नोटिस सर्व कर दिया जाएगा, नोटिस जनरेट होगा। राम कुमार, फुटनोट में, नोटिस के फुटनोट में आप सम्मन के फुटनोट में कुछ लिखना चाहते हैं? इसको सेव कीजिए। यहाँ पे आपको पार्टी का जो नाम आपने सीएस में फीड कर रखा है वो कंप्लीट एड्रेस मिल जाता है। तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप केस की फाइलिंग या रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे आप कंप्लीट एड्रेस मेंशन कीजिए। जो भी पर्टिकुलर आपके पास फाइल में है वो आप यहाँ पे एंटर कीजिए। अगर कोई पार्टी ने साथ में अल्टरनेटिव एड्रेस भी दिया हुआ है तो उसकी भी आप एडिशनल पार्टी डिटेल में जाके अल्टरनेट एड्रेस की एंट्री कीजिए। जब आप अल्टरनेट एंट्री करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन देगा और अल्टरनेट एड्रेस, आप अल्टरनेट एड्रेस पे भी नोटिस सर्व कर सकते हैं।
जनरेट ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका एक ड्राफ्ट जनरेट हो गया है। अगर इस सम्मान के ड्राफ्ट के ऊपर आपको लगता है कि ये कोई करेक्शन की गुंजाइश है तो आप इस ड्राफ्ट को दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कंप्लीट है तो इसका नेक्स्ट स्टेप है प्रोसेस पब्लिश प्रोसेस। तो अगर इसमें अगर आपको लगता है कि कोई गुंजाइश करनी है, सॉरी कोई करेक्शन करनी है, तो आप यहाँ से इसको दोबारा से सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको शो कर देगा कि इस डेट के अंदर एक नोटिस ऑलरेडी पहले ड्राफ्ट हो चुका है। अगर उसके अंदर आपने कोई करेक्शन करनी है, सपोज करो राम कुमार को नहीं, हमने राधा रानी को करना था, तो हम इसको ड्राफ्ट, जब तक ये ड्राफ्ट में है आपके इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। ये आपका ड्राफ्ट जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर ये आपका सम्मन कंप्लीट है और ये सर्व करने के लिए आप जज साहब से या अपने रीडर साहब से साइन करवा रहे हैं, तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिसके ऊपर ड्राफ्ट लिखा हुआ है वो सम्मन का प्रिंट कभी मत निकालिए। जो ड्राफ्ट वाला सम्मन आप प्रिंट निकाल के उसके ऊपर साइन करवा के और आप प्रोसेस सर्विंग एजेंसी में उसकी समनिंग के लिए या उसकी प्रोसेसिंग के लिए भेज रहे हैं, वो सम्मन आपके एंड स्टेप में प्रोसीड नहीं होते हैं। अगर ये एंड स्टेप एक आपका एक सर्विस है जिसके थ्रू मोबाइल के थ्रू अपने प्रोसेस सर्वर पार्टी के एड्रेस पे जाके अपने मोबाइल के थ्रू उसकी सर्विस या उसकी प्रोसेसिंग करवाते हैं, तो जो भी सम्मान आपके ड्राफ्ट में है उनको पब्लिश नहीं किया है आपने, वो सम्मान आपके एंड स्टेप पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जितने भी सम्मान आप जनरेट करो उन सभी को आप पब्लिश करो। तो पब्लिश कैसे करते हैं? पब्लिश के लिए आप इसी सिविल क्रिमिनल प्रोसेस के अंदर पब्लिश प्रोसेस का ऑप्शन है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट के सम्मान है तो हम उस डेट में जाएंगे। जैसे ये एक हमने प्रोसेस अभी अभी जनरेट किया है, इसको हमने देखना चाहे तो यहाँ से देख भी सकते हैं, डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर ये सम्मान हमारा कंप्लीट है, जिस हिसाब से भी साइन हो चुके हैं, तो इसको हम यहाँ से पब्लिश कर देंगे। जैसे ही ये पब्लिश हो जाएगा, अब ये सम्मान आपका पब्लिश प्रोसेस से निकल जाएगा और प्रोसेस एक्नॉलेजमेंट में चला जाएगा। जैसे ही ये एक्नॉलेजमेंट में गया, अब यहाँ से आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर ड्राफ्ट नजर नहीं आ रहा मेरे को, और इस सम्मान की अब मैं कॉपी प्रिंट आउट लेके जज साहब से या रीडर साहब से साइन करवा के समनिंग के लिए या नोट प्रोसेसिंग के लिए सेंड कर सकता हूँ। तो ड्राफ्ट वाले सम्मान आपने नहीं भेजने हैं। एक इसमें लास्ट ऑप्शन है प्रोसेस स्टेटस, क्योंकि मैं अभी डमी सर्वर पे काम कर रहा हूँ। जब मैं लाइव सर्वर पे काम करूंगा तो अगर गेट स्टेटस पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही मैंने गेट स्टेटस पे क्लिक किया तो जो मेरे सम्मान प्रोसेस सर्विंग एजेंसी से थ्रू मोबाइल ऐप है, जो एंड स्टेप वाली मोबाइल ऐप है, उसके थ्रू प्रोसेस सर्वर ने उसको सर्व करवाया है, उसका स्टेटस अगर वो अपने मोबाइल ऐप से अपडेट करेगा तो कोर्ट का अहमद इस ऑप्शन से कोर्ट में बैठे बैठे ही उसका स्टेटस चेक कर सकता है कि ये नोटिस कब सर्व हुआ है और कौन सी लोकेशन पे सर्व हुआ है। इसमें पार्टी की फोटो, उसके सिग्नेचर्स एंड उसकी लोकेशन भी आती है।
ये मैंने आपको कोर्ट प्रोसीडिंग में बताया था ना कि रीडर्स आर कॉल्ड इन प्रोग्रेस और सॉरी कंप्लीट पे क्लिक करेंगे केस प्रोसीडिंग के दौरान किसी केस की प्रोसीडिंग कर रहे हैं तो एक डिस्प्ले बोर्ड है जो आपके कोर्ट के बाहर मेन गेट के पास लगा होता है, उसके ऊपर उसका स्टेटस शो करता है कि कौन कौन से केसेस की कॉल किया गया है। तो वो इस तरह से रहता है, उसमें सीरियल नंबर 1 2 3 केस का नंबर आता है, कोर्ट का नाम आएगा और उसका स्टेटस आएगा कि वो कॉल्ड है या इन प्रोग्रेस में है कि उसका जो है प्रोसीडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है कोर्ट में। तो जो कोर्ट के बाहर पार्टी या एडवोकेट्स बैठे हैं वो यहाँ से देख के उसके हिसाब से कोर्ट में जा सकते हैं। ये जो कोर्ट में आपके अर्दली आवाज लगाते हैं केस की, ये उसको फैसिलिटेट करता है। अब आगे कोर्ट प्रोसीडिंग में हम देखते हैं, सिविल क्रिमिनल प्रोसेस हमने जनरेट कर लिए। जनरेट करने के बाद हमने उनको पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद आपने प्रिंट निकाल के प्रोसेसर एजेंसी में दे दिए और प्रोसेसर एजेंसी ने उसको सम्मन प्रोसेस सर्वर ने जाके सर्व करके उसकी अपने मोबाइल ऐप के थ्रू सर्विस अपडेट कर दी। तो कोर्ट यूजर प्रोसेस स्टेटस में जाके उसकी सर्विस को चेक कर सकता है। इसी तरह कुछ सम्मन ऐसे होते हैं तो जो पार्टी बना के कोर्ट में देती है तो जज साहब साइन करके उन या कुछ ऐसे परफॉर्मेंस जो आपके सीएस के अंदर अवेलेबल नहीं है और आपने वो मैन्युअली जनरेट किए हैं अपने वर्ड में, तो उनको आप पीडीएफ बना के इसके अंदर अपलोड प्रोसेस से भी अपलोड कर सकते हो। जो सम्मान आप इसमें अपलोड करोगे वो अगेन आपके अनस्टॉप की प्रक्रिया में शो होने लग जाएंगे और उनको भी वो आपके प्रोसेस सर्वर सर्व कर सकते हैं। जो सम्मान आपने सीएस से नहीं जनरेट किए हैं उनकी आपने पीडीएफ बना के, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अपलोड प्रोसेस से आपने उनको अपलोड करना है। ये तो हो गया प्रोसेस जनरेशन। उसके बाद आता है वर्क डन। तो वर्क डन का मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी केस की प्रोसीडिंग कर रहे हैं तो उसमें कोर्ट इवेंट लगाने जरूरी होते हैं। अगर केस की आज कोई इफेक्टिव प्रोसीडिंग हो रही है और उसके ऊपर हम कोर्ट इवेंट यूज नहीं कर रहे हैं, सपोज करो हमने आज इशू फ्रेम की है या हमने आज 2 पेजेस की गवाही लिखी, लेकिन हमने केस की प्रोसीडिंग तो कर दी, डेट भी दे दी, सब कुछ हो गया, लेकिन रीडर साहब ने उसके ऊपर इवेंट नहीं लगाया, तो जब उस डेट का वर्क डन बनेगा तो उसके अंदर ये देखिए ये मैन्युअली आपकी इंफॉर्मेशन फैच हो रही है, सॉरी ऑटोमेटिकली आपकी सीएस से इंफॉर्मेशन फैच हो रही है जो कि एनजेडीजे पे भी रिफ्लेक्ट होगी। इसमें आपको ये बता रहा है कि आज कितने नंबर ऑफ केसेस लिस्ट हुए, कितने एविडेंस के लिए फिक्स थे, उसमें कितनों में एविडेंस हुई और कितने पेजेस की एविडेंस आज लिखी गई। अगर 4 केसेस के अंदर 2-2 पेजेस की एविडेंस लिखी जाती है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। कितने केस आज डिस्पोज ऑफ हुए, कितने कंटेस्टेड थे, कितने एग्जिबिट मार्क किए गए, आज मेडिएशन के लिए कितनी फाइल सेंड करी, लोक अदालत में कितनी फाइल आपने रेफर करी, और आर्गुमेंट या पार्टली आर्गुमेंट कितने केसों की आर्गुमेंट्स हुए हैं आज, और कितने गवाह, जैसे हमने एक केस के अंदर एक विटनेस एग्जामिन किया तो वो यहाँ पे 1 दिखा रहा है। अगर ज्यादा विटनेस एग्जामिन करेंगे और कोर्ट इवेंट लगाएंगे तो यहाँ पे ये नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। तो ये आपका वर्क डन ऑटोमेटिकली बनता है। ये आज से 2-3 साल पहले ये वर्क डन हमें मैन्युअली बना के सुप्रीम कोर्ट को डेली एक पोर्टल पे सबमिट करना होता था। तो ये इस सीएस वर्जन के अंदर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपने केस की प्रोसीडिंग के दौरान आपने कोर्ट इवेंट लगाना है। कोर्ट इवेंट लगाओगे तो आपका वर्क डन ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। एक कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर ऑप्शन है अपडेट केस इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं
और रजिस्ट्रेशन करते टाइम सपोज करो आपने ध्यान नहीं दिया और आपका कोई फील्ड या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गलत आपने एंटर कर दी और उसको इसको रजिस्टर कर दिया है, सपोज करो पार्टी का नाम ही आप गलत टाइप कर बैठे हो, तो उसको एक चांस आपके पास रहता है कि उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन आप एडमिन से रिक्वेस्ट किए बगैर आप खुद भी उसको अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर अपडेट केस इंफॉर्मेशन ऑप्शन यूज करना होगा। जैसे कि इसके अंदर आया, मैंने ये देखिए पार्टी का नेम मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूं, एडवोकेट का नाम मैं चेंज कर पा रहा हूं। एडवोकेट मैंने गलत एंटर कर दिया था, मैं इसको सेव कर दूंगा। इसी तरह कुछ इंफॉर्मेशन और है, मैंने एक्ट गलत लगा दिया था 39, ये भी आपका एडमिन से होगा। इसमें बहुत लिमिटेड से ऑप्शंस हैं जो आप इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं। अगर वो यहाँ से भी आप अपडेट नहीं कर पा रहे हैं तो देन आपको एडमिन यूजर जो कि सुपर यूजर अकाउंट है उसको रिक्वेस्ट करके उनको अपडेट करवाना होता है। इसी तरह ये अर्जेंट केसेस है, सिविल सूट अर्जेंट केसेस आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो एक्शन प्लान के केसेस हैं, अगर उनको आपने अर्जेंट बना दिया है, या कोई एमपी एमएलए के केसेस हैं उनको आपने अर्जेंट बनाया है, तो जो केस हम अर्जेंट पे टिक करके सेव करते हैं, क्या होता है कि जब हम उस डेट की कॉल लिस्ट जनरेट करते हैं, जैसे मैंने ये कॉल लिस्ट जनरेट करी, इसके अंदर जैसे ही मैंने सिविल सूट केस ये वाला इसको मैंने अर्जेंट मार्क किया तो ये कॉल लिस्ट के बिल्कुल टॉप में आ गया और उसके ऊपर लिखा हुआ है अर्जेंट। तो एक्शन प्लान वाले केसेस या जो भी आपको लगता है कि जो जज साहब के नॉलेज में कॉल लिस्ट में अर्जेंट में डालने चाहिए, वो या आपको जज साहब या आपके रीडर अर्जेंट बनाने के लिए बोलते हैं, वो आप अर्जेंट टिक करके इस तरह से शो कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, अगर इसकी कोई अगर ये मान लो ये तो अपीयरेंस की स्टेज पे लगा हुआ था, अगर ये केस आर्गुमेंट्स में भी होता, अगर ये केस आर्गुमेंट कैटेगरी में भी लिस्टेड होता, तो ये इसकी बजाय यहाँ आर्गुमेंट्स में लिस्ट होने की बजाय ये आपका टॉप पे लिस्ट होता है। यहाँ पे फिर आपका आर्गुमेंट और उसमें केस की एंट्री आपको शो करता है और उसके नीचे फिर एक लाइन आएगी, उसके बाद फिर आपके रेगुलर केसेस शो आएंगे। ये है आपका अर्जेंट केस। थैंक यू। आज हमने किया कि केस की कैसे फाइल करना है, कैसे उसको एलोकेट करना है और ऑब्जेक्शन उसके रिमूव करने हैं, देन उस केस को रजिस्टर करके उसकी प्रोसीडिंग हमने करी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। बाकी अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप अपने मास्टर ट्रेनर या मेरे से आप इंटरेक्टिव सेशन के अंदर क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।